हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कृष्ण मुरारी धाकरे। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग समता। तो इसको समझ लेते हैं टॉपिक को कि कब ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो अगर मैं डेफिनेशन में जाऊँ तो लिखा होता है इफ़ द शेप एंड साइज ऑफ टू ज्योमेट्रिकल फिगर बी सेम देन वी से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि यदि कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर की शेप और साइज, यानी कि उसकी शेप भी एक जैसी हो, यानी लाइन है तो लाइन ही होनी चाहिए, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल होना चाहिए, सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए, और उसका साइज भी बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर लाइन 4 सेंटीमीटर की है तो दूसरी लाइन भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंगल 60 डिग्री का है तो एंगल दूसरा भी 60 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई सर्कल है उसमें 4 सेंटीमीटर की रेडियस है तो अगली सर्कल की रेडियस भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर शेप और साइज दोनों बराबर हैं तभी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, इक्वल साइन के ऊपर ये ऐसा लेटा हुआ एस लगा देते हैं, तो ये सिंबल जो है ये कॉन्ग्रुएंसी शो करता है कि दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंस होंगी। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 लाइंस ली, एक ली ए बी 4 सेंटीमीटर, एक ली सी डी ये भी 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों लाइन क्योंकि 4 सेंटीमीटर की हैं तो ये दोनों लाइन हम कह सकते हैं कि दोनों एक तो लाइन है और दोनों की लेंथ जो है दोनों की बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी। ठीक है। इसी प्रकार से ये दो एंगल्स हैं, ये एक एंगल लिया मैंने ए बी सी, ये 60 डिग्री का है, वहीं दूसरा एंगल है पी क्यू आर, ये भी 60 डिग्री का है। दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर के। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से मैं दो सर्कल के लिए बात करूं कि ये दो सर्कल मैंने लिए। सपोज कीजिए सर्कल 1 है, इसकी जो रेडियस है ओ ए ये 2 सेंटीमीटर की है, और ये सर्कल 2 है इसकी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर की है। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कल 1 है वो कॉन्ग्रुएंट होगा सर्कल 2 के, यानी कि सर्कल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा सर्कल 2 के। और इसका हम उल्टा भी कह सकते हैं। अगर हम कहें कि सर्कल 1 कॉन्ग्रुएंट है सर्कल 2 के तो हम कहेंगे इट मस्ट बी जो रेडियस 1 है वो इज इक्वल टू होगी रेडियस 2 के। ठीक है। तो हम इसको वाइसा वर्सा कह सकते हैं। यदि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेडियस इक्वल होगी, और अगर रेडियस इक्वल है तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें ट्राइंगल की, अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें तो जो दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, जब मैंने बताया कि उनकी शेप और साइज सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा, सेम शेप और सेम साइज। जैसा कि मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि दो फिगर तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनकी शेप और साइज दोनों इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, ट्राइंगल्स में एक बात और होती है, बेटा, कि इनके अंदर एक करस्पॉन्डेंस होना चाहिए उनकी वर्टेक्स के बीच में। एक करस्पॉन्डेंस यानी कि एक संबंध होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे अगर ए वर्टेक्स है तो ये इसकी करस्पॉन्डेंस पी वर्टेक्स होगी, चाहे ए वर्टेक्स है तो इसकी करस्पॉन्डेंस अगर क्यू हो रही है तो बी की जो करस्पॉन्डेंस है वो क्या होगी, आर होगी। ठीक है। एक सीक्वेंस होगा, यानी कि अगर ये ट्राइंगल यहाँ से इसकी वर्टेक्स इधर से ऐसे मूव कर रही हैं, इस तरह से मूव कर रही हैं, और इस ट्राइंगल की अगर करस्पॉन्डेंस या तो ऐसे मूव करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे चाहे मैं कहूँ ए की और क्यू की वर्टेक्स करस्पॉन्डेंस है तो जो बी की है वो कैसे होगी, आर की होगी, और सी की है वो किसकी करस्पॉन्डेंस होगी, वो पी की होगी। ठीक है। तो एक करस्पॉन्डेंस होती है ट्राइंगल के अंदर, और इस 1 to 1 करस्पॉन्डेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो P है उसकी जो करस्पॉन्डेंस, P की करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, A के साथ है, और जो Q है Q की करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, Q की करस्पॉन्डेंस B के साथ है,
और जो आर है उसकी करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, उसकी करस्पॉन्डेंस सी के साथ है। मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि ए की अगर पी के साथ है तो बी की क्यू के साथ होगी और सी की आर के साथ होगी। ये है करस्पॉन्डेंस, ठीक है। ये बहुत मस्ट है इस ट्राइंगल के अंदर, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे आप सिमिलरिटी पढ़ेंगे तो उसमें तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि इसके बिना आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये लिखूं कि भाई जो ट्राइंगल ए बी सी जो कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, अगर मैं लिखूं, यदि मैं लिखूं इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आप ये ध्यान रखिए मैंने क्या लिखा है कि ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के। तो अब इसके तहत हमने क्या कहा कि भाई जो ए बी साइड है वो पी क्यू साइड के बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए बी बराबर होनी चाहिए किसके, पी क्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो बी सी साइड है वो किसके बराबर होनी चाहिए, क्यू आर के बराबर होनी चाहिए। जो बी सी साइड है वो क्यू आर के बराबर होनी चाहिए। और जो थर्ड जो साइड है हम कह सकते हैं ए सी, वो पी आर के बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए सी जो है वो पी आर के बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो एंगल्स हैं वो एंगल्स भी बेटा कैसे होने चाहिए, एंगल्स कैसे होने चाहिए कि एंगल ए बराबर किसके होना चाहिए, एंगल पी के होना चाहिए। एंगल बी बराबर किसके होना चाहिए, एंगल क्यू के होना चाहिए। और एंगल सी बराबर किसके होना चाहिए, एंगल आर के होना चाहिए, ठीक है। हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, साइडों को देखें आप, तो यहाँ देखें ये ए बी है, ये पी क्यू है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। यहाँ अगर बी सी की बात करूँ तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और अगर ए सी की बात करूँ तो ए सी इज इक्वल टू पी आर के। तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं, जो सीक्वेंस है, जो करस्पॉन्डेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस। कुछ कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस होते हैं, इसमें सबसे पहला रिलेशन है कि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी कि हर ट्राइंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। यदि अगर मैं कहूँ कि भाई ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो इसकी जो कॉपी है वो ऐसी ही बिल्कुल सेम बनेगी, यानी कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो खुद का ही कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी ये दोनों सेम होंगे, ये साइड इसके सेम होगी, ये इसके सेम होगा एंगल, ये वाली साइड इसके सेम होगी, ये एंगल इसके सेम होगा और ये वाला साइड इसके सेम होगी, यानी कि ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल itself will be same, ओके। दूसरा बेटा रिलेशन है, सेकंड रिलेशन है कि यदि हम कहें कि इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसी ट्राइंगल पी क्यू आर के, यदि कोई ट्राइंगल ए बी सी किसी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए बी सी के। यानी कि अगर पहले वाला ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा वाला भी ट्राइंगल पहले वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और थर्ड रिलेशन है कि यदि एक ट्राइंगल इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, एंड जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, यानी कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है और पी क्यू आर एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। यानी कि अगर ये दो चीज़ें आपस में बराबर हैं और ये दो चीज़ें आपस में बराबर हैं, इसमें पी क्यू आर इसमें भी आ रहा है, पी क्यू आर इसमें भी आ रहा है, यानी कि इन दोनों में ये समानता है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी आपस में बराबर यानी कि कॉन्ग्रुएंट
होंगी ही होंगी। ओके। और बेटा कभी भी मैथ के अंदर आप देखेंगे अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें हमेशा कंडीशंस लगी होती हैं, कोई ना कोई चीज़ जो होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे ही ये ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उसके लिए कंडीशंस लगी हुई हैं, यानी उनके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है कि भाई ये क्राइटेरिया के तहत ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो चलिए अब इस क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी, क्राइटेरिया की। क्या क्राइटेरिया यानी क्या कंडीशंस हैं, क्राइटेरिया कह लें या फिर हम क्या कह लें, कंडीशंस कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, कंडीशंस कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी की क्या कंडीशन होंगी। ठीक है, तो बेटा इसमें जो पहला क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड, यानी कि SAS भी कहते हैं, साइड एंगल साइड। साइड मतलब ट्राइंगल की एक साइड, और एंगल मतलब एक एंगल, और यहाँ दूसरी साइड। तो मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ, मैंने इसलिए 3 बराबर के जो ट्राइंगल बनाए हैं, 3 बार बनाए हैं ये समझाने के लिए आपको कि जो इसमें जो साइड एंगल साइड जो लग रहा है वो दो जो साइड हैं उन साइड के बीच का एंगल ही इसमें आएगा, क्योंकि एंगल कहाँ पर है, बीच में है, और साइडें कहाँ हैं, अगल बगल में है। तो ये जो दोनों साइड इसकी जो जैसे ये लगी हैं, एक वर्टेक्स से दोनों साइडें निकल रही हैं, ये एक वर्टेक्स से दोनों साइड निकली हुई हैं, तो इनके बीच में जो एंगल है वही एंगल मेजर किया जाएगा। यानी कि ये अगर ये वाली साइड इसके बराबर है, अगर मैं कहूँ कि जो AB जो साइड है वो इक्वल है किसके, PQ के, तो जो एंगल A है वो होना चाहिए एंगल P के बराबर, और जो AC साइड है वो होनी चाहिए PR के बराबर। तभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तभी होंगे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तभी ये वाली फॉर्मूला यानी ये कंडीशन लगेगी SAS, तभी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। अगर हम यहाँ देखें, अब सपोज करो ये वाली साइड आपकी है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये BC वाली साइड इस QR के बराबर है, तो बेटा कौन सा एंगल लेना पड़ेगा हमको, कौन सा एंगल लेना पड़ेगा जो बराबर होगा, ये वाला एंगल ही इसके बराबर होगा। तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि AB इक्वल टू PQ और एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और जो BC है वो इक्वल टू है QR के। तभी हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब तीसरी बात करूँ, तीसरे ट्राइंगल्स में देखूँ यहाँ पर, अब सपोज करो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर दी हुई है, और ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर दी हुई है, तो बेटा कौन सा एंगल लूँगा मैं, तब कौन सा एंगल मेजर होना चाहिए बराबर, तब बेटा ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि हम क्या कहेंगे इसके अंदर, हम कहेंगे कि यदि AC बराबर है किसके, PR के, और एंगल जो C है वो इक्वल है एंगल R के, और जो BC है वो बराबर है किसके, QR के, तभी हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। ठीक है, ये 3 कंडीशंस जब भी हम फुलफिल कर देंगे किसी भी फिगर की, एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल में जब ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, तो जो बाकी की जो 3 कंडीशन हैं वो अपने आप इक्वल हो जाती हैं। यानी कि अगर इस ट्राइंगल में कहूँ ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये C वाला एंगल R के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अगर मैं कहूँ ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं दोनों, तो ये AC वाली साइड PR के बराबर हो जाएगी, एंगल A एंगल P के बराबर हो जाएगा, और एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो AB PQ के बराबर हो जाएगी, एंगल A P के बराबर हो जाएगा,
और एंगल बी क्यू के बराबर हो जाएगा। ये बेटा किससे होगा, ये CPCT यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम इसको कह सकते हैं कि दोनों कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये सभी तीनों पार्ट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। चलिए बेटा दूसरे क्राइटेरिया की ओर चलते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। इससे पहले पढ़ा था हमने साइड एंगल साइड। अब इसमें देखिए साइड बीच में है और दोनों साइड में एंगल हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ABC और PQR ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, यदि एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल P बराबर हो और B एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल Q बराबर हो। अब ये दो एंगल अगर बराबर हैं तो बेटा कौन सी साइड इक्वल होनी चाहिए, हमारे साइड कहाँ आ रही है, बीच में आ रही है, यानी कि दोनों एंगल के बीच में साइड है, तो इन दोनों एंगल के बीच वाली करस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल होनी चाहिए, तभी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और जो साइड है जो AB है वो बराबर किसके है, PQ के, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। ठीक है, आया समझ में। दूसरे ट्राइंगल में अगर हम देखें, सपोज कीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको बराबर दिया है, यानी कि ये एंगल BQ के बराबर दिया है और ये एंगल C जो आपको R के बराबर दिया है। तो बेटे इसके अंदर कौन सी साइड आपको बराबर चाहिए, तो आपको इसके अंदर ये वाली साइड ही इसमें बराबर चाहिए, तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और जो साइड BC है वो बराबर है किसके, साइड QR के, और एंगल C इक्वल है एंगल R के, तभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC है तभी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। ठीक है, और तीसरे ट्राइंगल में हम देख लेते हैं जो तीसरी कंडीशन है। इसलिए मैं बेटा आपको तीनों कंडीशंस पूरी एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ, तीनों साइड और तीनों एंगल बता के चल रहा हूँ कि देखो तीसरी अगर साइड है, सपोज करो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये C एंगल इस Q के बराबर है, तब हमें केवल ये वाली साइड ही बराबर चाहिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। सपोज करो ये दोनों एंगल तो बराबर दिए हैं लेकिन साइड ये बराबर दी, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, इस कंडीशन से नहीं हो सकते। एंगल साइड एंगल का मतलब है कि साइड शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द टू ट्राइंगल्स। जो साइड है वो दोनों जो एंगल्स हैं उनके बीच में ही होनी चाहिए। तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और जो AC है साइड वो इक्वल है किसके, PR के, और एंगल जो C है वो इक्वल है बेटा एंगल R के, तभी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं किसके, ट्राइंगल PQR के। ठीक है, अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैंने क्या बताया, बाकी की जो चीज़ें हैं वो अपने आप बराबर हो जाती हैं, वो अपने आप बराबर हो जाती हैं। काहे से, CPCT से। CPCT क्या है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ एक टर्म CPCT। CPCT की फुल फॉर्म है बेटा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। बच्चों अगला जो क्राइटेरिया है वो है साइड साइड साइड, यानी कि SSS। इसके तहत हम देखेंगे
यदि एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, दूसरी साइड दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, और तीसरी साइड दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगी, तभी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और सी ए इज इक्वल टू आर पी, तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है बेटे, ये पहले इन दो में। अब सपोज करो इस तरह से डायरेक्ट जो दी हुई है साइड वो डायरेक्ट नहीं दी हुई है, कुछ अलग तरीके से दी हुई है। जो ए बी है साइड वो आपको बराबर दी हुई है क्यू आर के, ठीक है, और जो बी सी साइड है वो आपको बराबर दी है पी आर के, और जो ए सी साइड है वो आपको दी हुई है पी क्यू के बराबर। तब हम क्या कहेंगे, यानी कि हमको गिवन है, इफ़ दिया है कि जो ए बी साइड है वो किसके बराबर है, वो क्यू आर के बराबर है, और जो बी सी साइड है वो किसके बराबर है, वो आर पी के बराबर है, और जो तीसरी साइड यानी कि सी ए है वो किसके बराबर है, वो पी क्यू के बराबर है। तो बेटे हम ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रेंट करेंगे, तो ये तो ट्राइंगल ए बी सी रहेगा, यहाँ पर तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, कॉन्ग्रेंट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ कौन सा ट्राइंगल लिखेंगे, तो यहाँ ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ए बी से, और यहाँ पर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है क्यू आर से। तो जो कॉन्ग्रेंसी यहाँ पर लगेगी वो क्या लगेगी, क्यू आर पी, यानी कि यहाँ पर ये ऐसे मूव कर रहा है और ये भी ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर करेंगे ए बी सी जो ट्राइंगल है वो किस कॉन्ग्रेंट, दूसरे ट्राइंगल को क्या लिखेंगे कॉन्ग्रेंट में, कि करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल कौन सा है, कि क्यू आर पी। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल क्यू आर पी। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ग्रेंसी में सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि क्या लिख रहे हैं हम, कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है। जब आप आगे क्लासेस में आएंगे, सिमिलरिटी वगैरह पढ़ेंगे, तब आप इससे बहुत ज़्यादा आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा कॉन्ग्रेंसी की जो 4 कंडीशन है, जो 4 क्राइटेरिया है, वो है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि दो ऐसे ट्राइंगल जिसके अंदर एक एक राइट एंगल हो, और राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो जस्ट जो सामने वाली साइड है वो बराबर होनी चाहिए। और तीसरी है साइड कोई सी भी बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल 2 कंडीशन इसमें ध्यान रखनी है कि राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि एक राइट एंगल दूसरे राइट एंगल, दोनों में ट्राइंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए, और दूसरी चीज उनकी हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के बराबर होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90, ठीक है, और जो ए सी है वो बराबर है किसके, पी आर के। ठीक है, अब साइड कोई सी भी किसी के बराबर हो सकती है। मैंने कहा कि मैंने सपोज कहा कि ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू के, और क्या कहा मैंने कि जो ए बी है वो बराबर किसके है, पी क्यू के। तो हम कहेंगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, यानी कि जो आर एच एस है उसमें सिर्फ हमको ये देखना है कि जो एंगल है 90 डिग्री का वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, और जो हाइपोटेन्यूज है वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर जब भी हम ट्राइंगल्स मेंशन करेंगे तो जो राइट एंगल है उसको हमेशा कहाँ लेंगे, सेंटर में लेंगे, यानी कि यहाँ एंगल बी है और यहाँ एंगल क्यू है। इसी से हम स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ सकते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी फोर्थ कंडीशन RHS। ठीक है, इसमें बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर, ये नोट आप कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल, इफ एनी टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, two angles of a triangle are equal to the other angles of the other angles of triangle of any other triangle, यानी कि एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल से इक्वल हैं, बराबर हैं, तो बेटा थर्ड इज ऑल्सो इक्वल। तो क्या लिखेंगे, देन थर्ड एंगल इज ऑल्सो equal to the correspondence एंगल। ठीक है बेटा, इसको मैं आपको फिगर से अगर बताना चाहूँ तो कैसे बताऊँगा कि जैसे सपोज करो ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ये दूसरा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें ये PQR है, ये XYZ है। अब देखिए अगर P बराबर x के है और Q बराबर किसके है, y के, तो ये जो R वाला एंगल है ये इसके बराबर होगा ही होगा। इट मस्ट कि जब किसी ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे के ट्राइंगल के और दूसरा एंगल अगले एंगल के करस्पॉन्डिंग बराबर है, तो जो तीसरा एंगल रह जाएगा वो हमेशा तीसरे एंगल के बराबर ही होता है। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं कि जैसे ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये एंगल दिया है 45 डिग्री का, ये दिया है 60 डिग्री का, ऐसे ही इसके अंदर ये भी 45 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। तो बेटा अगर इन दोनों का मैं सम करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q ये बराबर कितने हो जाएंगे, 105 डिग्री हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल X प्लस एंगल Y ये बेटा कितने हो जाएंगे, ये भी 105 डिग्री के हो जाएंगे। तो जो रेस्ट एंगल है यहाँ पर, जो एंगल R है वो कितने डिग्री का आएगा, वो 180 माइनस 105 यानी कि 75 डिग्री का आएगा। ऐसे यहाँ पर जो एंगल Q है, सॉरी इस Q को नहीं, XYZ मैंने लिखूँगा, यहाँ Z है, तो जो एंगल Z है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 180 माइनस 105 यानी कि 75 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यानी जो थर्ड एंगल है, जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे तो तीसरा ट्राइंगल का एंगल भले ही आपको नहीं दिया है वो अपने आप ही इक्वल होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि दो एंगल्स अलग अलग इक्वल दिए जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड एंगल हम कहाँ से ढूंढें, कौन सा बराबर होगा। तो थर्ड एंगल हमेशा इक्वल होता ही है। तो ठीक है बेटे, आज की वीडियो में इतना ही, बस समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइए, मुझे आप कमेंट्स कीजिए आज की वीडियो कैसी लगी आपको। और मेरी वीडियो को अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।